Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Toppers Academy. Chapter number 10 of your first year biology, form and function in plants. बेटा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि फेडरल, केपी और पंजाब की बुक में पॉइंट्स अलग अलग लिखे हुए हैं। मतलब ये है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो पंजाब की बुक में है और केपी की बुक में नहीं है, कुछ केपी की बुक में है, फेडरल की बुक में नहीं है। तो ये जो लेक्चर होंगे हमारे, ये तीनों बुक्स का निचोड़ होगा। एक फेडरल, केपी, पंजाब सारी चीज़ों को कवर करेंगे, तीनों बुक्स को कवर करेंगे। रीज़न इज़ दैट कि पिछले साल आप NMDCAT में देख चुके हैं, कुछ ऐसे MCQs आए हैं जो टॉपिक्स सिलेबस में आपको क्लियर कट दिखाई नहीं दे रहे, नज़र नहीं आ रहे, वो टॉपिक्स लिखे नहीं हैं, बट वो किसी न किसी तरीके से किसी और टॉपिक से रिलेटेड है, उस टॉपिक से जो कि सिलेबस में मौजूद है। तो उससे फिर क्वेश्चंस भी आए हैं। तो प्रीवियस पेपर को उठा के वो पूरा डेटा उसको एनालाइज करके ये डिसाइड किया है कि कोई भी टॉपिक किसी भी तरीके से रिलेटेड है तो उसको कवर करना इंतहाई ज़रूरी है। आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्लांट्स, फॉर्म एंड फंक्शन, इस चैप्टर में एक इंतहाई लेंथी चैप्टर है और प्लांट के जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी फॉर्म्स हैं, ज़्यादातर इसमें डिस्कस है, जिसमें पहला टॉपिक हमारा होगा प्लांट न्यूट्रिशन। बिल्कुल गौर से देखते जाए मेरी तरफ। न्यूट्रिशन किसको कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स किसको कहते हैं, प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे अवेलेबल है, ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करेंगे या ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करेंगे, इन सारी चीज़ों को इस लेक्चर में आपने सीखना है। और जब ये आप लेक्चर कंप्लीट देख लें, साथ में बुक को रीड करें, तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में एक प्रैक्टिस टेस्ट का लिंक मौजूद होगा। उस लिंक पे क्लिक करके आपने वो टेस्ट अटेम्प्ट करना है, तो आपको अपना वीक और स्ट्रांग एरिया जो है वो पता चल जाएगा। बिल्कुल गौर से देखते जाए मेरी तरफ। सबसे पहली बात करूंगा, न्यूट्रिशन किसको कहते हैं और न्यूट्रिएंट्स किसको कहते हैं। जो न्यूट्रिशन है ये असल में प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स को कहते हैं। प्रोसेस ऑफ इनटेक, process of absorption, process of uptake from the environment, from soil, nutrients की intake को कहा जाता है न्यूट्रिशन। क्लियर है ये कंसेप्ट। इसके लिए आपने पहले सीखना होगा कि न्यूट्रिएंट्स किसको कहा जाता है। बिल्कुल गौर से, तवज्जो से आप मेरी तरफ देखते जाएं। न्यूट्रिएंट्स हम किसको कहेंगे, जब आप इसको सीखेंगे तो न्यूट्रिएंट्स को क्लासिफाई करना और फिर उसके बाद डिफिशिएंसी से क्या काज होता है उससे हम डिफरेंट MCQs निकालेंगे। बिल्कुल गौर करें, यहाँ न्यूट्रिएंट्स हमारे पास क्या है। न्यूट्रिएंट्स आर एक्चुअली दोज substances which are required, those substances which are required for growth and metabolism। भाई न्यूट्रिएंट्स आप उस सब्सटेंस को कहेंगे जो ग्रोथ के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी हो, उसको क्या कहा जाता है, उन सब्सटेंस को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। तवज्जो इधर रखें, ये न्यूट्रिएंट्स हमारे पास क्या होंगे, तो दे मे बी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। न्यूट्रिएंट्स ये ऑर्गेनिक भी होंगे और इनऑर्गेनिक भी होंगे। सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट कहाँ पे होंगे, ये अवेलेबिलिटी कहाँ पे होगी, तो मैं एक इंपॉर्टेंट चीज लिख लेता हूं, इन्वायरमेंट। मेन चीज यहां पे क्या है, इन्वायरमेंट। फिर इस इन्वायरमेंट में आप देखें सॉइल भी है और कुछ ओपन एयर इन्वायरमेंट, इसके अंदर भी हमारे पास न्यूट्रिएंट्स मौजूद है। अगर आप एग्जांपल्स देखें तो कुछ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को प्लांट उसकी अपटेक करता है किस चीज से, सॉइल से। और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में अगर देखें तो एयर से, सराउंडिंग के इन्वायरमेंट से प्लांट इसकी क्या करेगा, अपटेक करेगा और फिर इसको कन्वर्ट करेगा। एक पॉइंट यहां आपने MCQ का याद करना है, प्लांट कौन से न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट कर देता है दूसरे टाइप में। बिल्कुल गौर से देखें, प्लांट्स का
काम ये है कि ये इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को उठा के कन्वर्ट कर देता है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में। क्या मतलब है, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से, सॉइल से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सारी चीजें इसको उठा के ये ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स इनऑर्गेनिक को कन्वर्ट करता है किस चीज में, ऑर्गेनिक में। क्लियर है ये कंसेप्ट। अब जरा इन न्यूट्रिएंट्स को हम क्लासिफाई करेंगे। भाई मैक्रो किसको कहते हैं, माइक्रो किसको कहते हैं, कौन सा ज्यादा यूज होगा, कौन सा कम यूज होगा, और ये अवेलेबिलिटी सॉइल में डिपेंड किस चीज पे करती है। बिल्कुल गौर से आपने देखना होगा और इसको सीख लें। इन न्यूट्रिएंट्स को मैं जनरली यहां डिवाइड कर लेता हूं दो डिफरेंट ग्रुप्स में। एक को कहा जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरे को नाम दे देते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है ना, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब जनरली हम मैक्रो और माइक्रो का वर्ड लार्ज और स्मॉल के लिए यूज करते हैं। यहां बेटा आपने याद करना होगा, मैक्रो का वर्ड यूज होता है कि वो न्यूट्रिएंट्स जिनको प्लांट ज्यादा यूज करे, वो न्यूट्रिएंट्स जिनकी प्लांट को ज्यादा जरूरत है, ज्यादा यूज करें, उसको क्या कहेंगे, उसको माइक्रो कहेंगे। और वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट जिनको कम यूज करता है उनको क्या कहेंगे, उनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। फिर इन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में से हमारे पास दो तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं। एक को कहा जाता है प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरे को कहा जाता है सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। बिल्कुल तवज्जो से इधर देखे मेरी तरफ। सबसे ज्यादा प्लांट्स कौन से न्यूट्रिएंट्स को यूज करता है, मैक्रो को, और मैक्रो में से प्राइमरी को एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको प्लांट्स सबसे ज्यादा यूज करता है। फिर उसके बाद सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। अब सारी एग्जांपल्स लिख रहा हूं, आपने इस वक्त मैक्रो और माइक्रो को याद करना है। प्लांट्स के लिए जो न्यूट्रिएंट्स है टोटल ये 16 है। प्लांट्स के लिए कितने न्यूट्रिएंट्स है, 16 है। इनमें से 9 न्यूट्रिएंट्स ये मैक्रो है और 6 न्यूट्रिएंट्स ये क्या है, ये माइक्रो है। ठीक है ना, 16 में से 9 मैक्रो है और 6 जो है ये क्या है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। मैं जरा इसके एग्जांपल्स लिख लेता हूं, माइक्रो कौन से है और मैक्रो कौन से है। बिल्कुल गौर से आपने देखना होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 3 ये है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फिर इसके बाद आ जाए नाइट्रोजन, पोटाशियम, मैग्नीशियम। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटाशियम, मैग्नीशियम। फिर इसके बाद कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस। ये 9 न्यूट्रिएंट्स है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फास्फोरस, ये 9 न्यूट्रिएंट्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको प्लांट यूज करता है अबाउट 120 ग्राम पर डे। इतना इसकी जरूरत है प्लांट को, ये नॉर्मली एक एवरेज वैल्यू है। अब अगर आप मैक्रो देखें तो मैक्रो कौन से हैं, माइक्रो कौन से हैं, बिल्कुल गौर से देखिए। आयरन प्लांट्स के अंदर मौजूद है, माइक्रो है। बोरान प्लांट के अंदर मौजूद है, माइक्रो है, सॉइल से ले लेता है। मैंगनीज प्लांट्स को चाहिए, माइक्रो है। कोबाल्ट प्लांट्स को चाहिए, माइक्रो है। मेलाब्डेनम प्लांट्स को चाहिए, माइक्रो है। क्लोरीन प्लांट्स को चाहिए, माइक्रो है। जिंक प्लांट को चाहिए, माइक्रो है। अब देखें ये 9 न्यूट्रिएंट्स हमारे पास, ये क्या है, 9 न्यूट्रिएंट्स, ये मैक्रो है। और ये 7 न्यूट्रिएंट्स, ये 6 नहीं है, ये 7 है, इसको जरा ठीक कर ले। 7 न्यूट्रिएंट्स जो है ये क्या है, ये हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। वो 120 ग्राम पर डे चाहिए।
یہ جو نیوٹرنز چاہیے یہ ہے بیٹا 20 گرام پر ڈے، ٹھیک ہے نا، 20 گرام پر ڈے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان نیوٹرنز کو پلانٹ زیادہ یوز کرتا ہے اور ان نیوٹرنز کو کیا کرتا ہے، پلانٹ کم یوز کرتا ہے. اب ادھر ایک کام آپ نے بک سے کرنا ہے، وہ کام یہ ہے کہ آپ فیڈرل یا کے پی کی بک اٹھائیں گے، اس میں آپ دیکھیں تو ٹیبل بنا ہے، دونوں بکس میں ٹیبل ہے ڈیفرنٹ طریقوں سے. اس ٹیبل میں کیا ہے، ایک تو آپ کو یہ ملے گا کہ یہ کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن، پوٹاشیم، میگنیشیم، ساری چیزیں جو نیوٹرنز ہیں یہ کون سے فارم میں اویلیبل ہے اور پھر ان کا فنکشن کیا ہے. لائک فار ایگزامپل میں اگر کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن کی بات کروں، سو یہ آرگینک مالیکیولز کے فارم میں موجود ہے، پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، لپڈ، نیوکلک ایسڈ، ساری چیزیں ہمارے پلانٹس کے اندر، پلانٹ کی باڈی کے اندر یہ موجود ہے. تو اس طرح آپ نے اس ٹیبل میں سے یہ دیکھنا ہے کون سا نیوٹرنٹ کون سے فارم میں اویلیبل ہے اور اس کا مین فنکشن کیا ہے. مائکرو میں ایک چیز یاد رکھیں، اس میں سے زیادہ تر انزائم ایکٹیویٹر ہے، زیادہ تر کیا ہے، انزائم ایکٹیویٹر ہے. اب جو ریلیشن یہاں کرانے جا رہا ہوں اویلیبلٹی کے لیے وہ انتہائی ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، اس پہ ایم سی کیو آ سکتا ہے. پوائنٹ آپ یہ سیکھیں کہ اویلیبلٹی آف نیوٹرنٹس، بالکل توجہ سے میری طرف دیکھیں، یہ چیز تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے. اویلیبلٹی آف نیوٹرنٹس یہ کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ سو ڈیپینڈز آن پی ایچ آف سوئل. اویلیبلٹی آف نیوٹرنٹس یہ کس چیز پہ ڈیپینڈ کرے گا؟ پی ایچ آف سوئل پہ یہ ڈیپینڈ کرے گا. ایز یو نو، اب بالکل غور سے میری طرف دیکھنا ہوگا، ایز یو نو pH is inversely proportion to acidity. pH is inversely proportion to acidity. جب pH زیادہ ہوگا acidity کم ہوگی، جب pH کم ہوگا acidity کیا ہوگی، زیادہ ہوگی. اب ادھر غور سے دیکھیں، یہ دیکھنا ہے کہ کون سے سوئل میں نیوٹرنٹس کم ہوگے اور کون سے سوئل میں نیوٹرنٹس زیادہ. میں ایک سنٹنس لکھوں گا یہاں، ایک پوائنٹ لکھواؤں گا، وہ اس کا بیک بون ہوگا. جب آپ کو وہ پوائنٹ یاد ہو تو اس کے ارد گرد آپ ایم سی کیوز کو سالو کر سکیں گے. اب بالکل غور سے دیکھیں میری طرف، پوائنٹ میں یہ لکھ رہا ہوں کہ ایسیڈک سوائل اگر ایسیڈک ہو، سوائل اگر ایسیڈک ہو تو اس میں لیس میکرو ہوں گے. سمپل سی بات ہے، اس کو یاد کریں آپ سارے ریلیشن سیکھ جائیں گے. سوائل اگر ایسیڈک ہو تو میکرو کی اویلیبلٹی کیا ہوگی، لیس ہوگی. اب دیکھیں ایسیڈک سوائل، اس کا اگر آپ پی ایچ سے ریلیشن دیکھیں تو ایسیڈیٹی زیادہ تو پی ایچ کیا ہوگا، لو ہوگا نا. تو لو پی ایچ از ایکول ٹو لیس میکرو، لو پی ایچ از ایکول ٹو لیس میکرو. تو اس وجہ سے میں یہاں پوائنٹ لکھ لیتا ہوں کہ پی ایچ از ڈائریکٹلی پروپورشن ٹو اویلیبلٹی آف میکرو. سمپل. ادھر دیکھیں غور سے، جتنا سوائل زیادہ ایسیڈک ہوگا اتنے میکرو کم ہوں گے. تو ایسیڈک سوائل مین کہ کم پی ایچ ہے نا، ایز پی ایچ از انورسلی پروپورشن ٹو ایسیڈیٹی. توجہ ادھر رکھیں، ایسیڈیٹی زیادہ پی ایچ کم، تو کم پی ایچ میں میکرو کیا ہوں گے، کم ہوں گے. اس لیے میں نے لکھا ہے پی ایچ از ڈائریکٹلی پروپورشن ٹو اویلیبلٹی آف میکرو. پی ایچ بڑھائیں گے ایسیڈیٹی کم ہوگی، پی ایچ بڑھائیں گے، توجہ رکھیں، پی ایچ بڑھائیں گے ایسیڈیٹی کم ہوگی. جب ایسیڈیٹی کم ہوگی تو میکرو کیا ہوں گے، زیادہ. اور اس کو اپوزٹ کر دیں، پی ایچ از انورسلی پروپورشن ٹو اویلیبلٹی آف مائکرو. جتنی ایسیڈیٹی بڑھے گی مائکرو بڑھے گا، ایسیڈیٹی بڑھے گی مائکرو بڑھے گا، ایسیڈیٹی بڑھے گی میکرو کم ہوگا. اب اگر آپ سوائل کا نارمل پی ایچ دیکھیں، سوائل کا نارمل پی ایچ اگر دیکھیں، یہ ہوتا ہے 6 سے لے کر 6.5 تک، 6 سے لے کر 6.5 تک. تو یہ سلائٹلی ایسیڈک ہے. کیا ہے؟ سلائٹلی ایسیڈک ہے. اگر کوئی سوائل ایسیڈک ہو، if a soil is acidic، دیکھیں بالکل غور سے توجہ سے، if soil is acidic کنڈیشن ہے تو اس وقت میکرو تو کم ہوں گے نا.
जब मैक्रो कम होंगे प्लांट को तो मैक्रो ज्यादा चाहिए। तो इस एसिडिटी को डिक्रीज करने के लिए यहां हम करते हैं एडिशन ऑफ लाइम। चूना लगाएंगे भाई इसको, एडिशन ऑफ लाइम। जब सॉइल एसिडिक होगा तो मैक्रो कम होंगे, लाइम ऐड कर दें, एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी तो मैक्रो की अवेलेबिलिटी क्या होगी, वो पूरी हो जाएगी। क्लियर है ये कंसेप्ट? तो याद कर लें कि न्यूट्रिएंट्स हमारे पास, इसकी अवेलेबिलिटी ये सॉइल के पीएच पे डिपेंडेंट है, और ये इसका बैकबोन सेंटेंस है कि इन एसिडिक पीएच, इन एसिडिक सॉइल मैक्रो न्यूट्रिएंट्स विल बी लेस अवेलेबल। बुक में सेंटेंस भी है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर टेंड टू बी लेस अवेलेबल इन लो पीएच। क्लियर हो गया कंसेप्ट? ये तो थी हमारे पास न्यूट्रिएंट्स की कहानी। कौन सा न्यूट्रिएंट ज्यादा है, कौन सा कम है, कौन सा एग्जाम्पल हमारे पास मैक्रो का है और कौन सा माइक्रो का है। अब फर्ज करें इन न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी आती है, जरा इसको डिस्कस करते हैं। न्यूट्रिएंट्स की अगर डिफिशियंसी आती है तो दे आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीजेस। डिफिशियंसी डिजीजेस, बिल्कुल गौर से देखें, केपी की बुक उठाएंगे तो उसमें दो डिजीजेस का जिक्र है, नेक्रोसिस और क्लोरोसिस, और फेडरल की उठाएंगे तो उसमें स्टंटेड ग्रोथ का भी जिक्र है। तो इन तीनों को लिखेंगे और एमसीक्यू आप सही तब कर पाएंगे जब आप इन तीनों के नीचे ये याद कर लें कि क्लोरोसिस किस वजह से है, नेक्रोसिस किस वजह से है, और स्टंटेड ग्रोथ ये किस वजह से है। पहले तो ये सीखते हैं कि ये तीन कंडीशंस हमारे पास कौन कौन से हैं। गौर करें जरा, इसको सीखना जरूरी है, एमसीक्यू में आ सकता है। नंबर 1, एक को कहा जाता है क्लोरोसिस। क्या कहा जाता है? क्लोरोसिस। तवज्जो इधर रखें, क्लोरोसिस कब होगा? जब लेक ऑफ क्लोरोफिल हो। जब क्या हो? लेक ऑफ क्लोरोफिल। सो क्लोरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय येलोविंग ऑफ लीफ। क्लोरोसिस क्या है? लीव्स जब येलो हो जाते हैं। अब जरूरी नहीं है पूरा लीफ येलो होगा, लीफ का एक पार्ट भी येलो हो सकता है, यानी जो सेंट्रल वेन है वो येलो हो गया है, ठीक है, तो ये वेन क्लोरोसिस है। दो वेन्स के दरमियान का हिस्सा, तो ये इंटरवेन क्लोरोसिस है, ठीक है ना। इस तरह हमारे पास अगर लीफ ब्लेड जो है वो उसमें डिफिशियंसी हो तो ये ब्लेड क्लोरोस, बहुत सारी ऐसे जो एरिया है, जो लीफ का पार्ट है, उस पे ये डिपेंडेंट है। फेडरल की बुक उठाए तो डायग्राम में चीजें आपको नजर आएंगी। क्लोरोसिस कब होगा? जब लेक ऑफ क्लोरोफिल हो, और लेक ऑफ क्लोरोफिल मींस कि इसका कलर क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा। दिस येलोविंग इज बिकॉज ऑफ लेक ऑफ क्लोरोफिल। तो अब क्लोरोफिल में ऐसे दो न्यूट्रिएंट्स उठा के ढूंढे जो एसेंशियल, जो जरूरी है, जिसकी वजह से क्लोरोफिल है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरोसिस इज बिकॉज ऑफ, तो आपने कहना है एमसीक्यू में कि ये नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम, बिकॉज दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लोरोफिल। क्लियर है कंसेप्ट? तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की डिफिशियंसी की वजह से क्या हो सकता है? क्लोरोसिस हो सकता है। डिजीज नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, एक कंडीशन को हम कहते हैं नेक्रोसिस। क्या कहते हैं? नेक्रोसिस। नेक्रोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय सडन डेथ। नेक्रोसिस हम किसको कहते हैं? सडन डेथ को हम नेक्रोसिस कहते हैं, ठीक है ना। अब ये नेक्रोसिस कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी की वजह से होगा? सो द नेक्रोसिस इज बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से, मैग्नीशियम अगर कम हो इसकी वजह से, और कॉपर की डिफिशियंसी की वजह से, और मेलाब्डेनम की डिफिशियंसी की वजह से, ठीक है। ये आपके पास नेक्रोसिस जो है, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, मेलाब्डेनम, इसकी वजह से क्या हो सकता है? इसकी वजह से नेक्रोसिस। अब मेरी बात गौर से सुने, ये प्रीवियस पेपर में भी आ चुका है। द डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन काज डैश, तो फिर आपने कहना है क्लोरोसिस। द डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम काज डैश, तो फिर आपने कहना है नेक्रोसिस। एक और कंडीशन है, एक और कंडीशन है
جس کو کہا جاتا ہے سٹنٹڈ گروتھ. کیا کہا جاتا ہے؟ سٹنٹڈ گروتھ اس کو کہتے ہیں. اب سٹنٹڈ گروتھ زیادہ تر جو ہے یہ روٹ سے ریلیٹڈ ہے، یعنی گروتھ اپنے لیول میں نہیں ہے، گروتھ کی جو نارمل ریٹ ہے گروتھ کا وہ کیا ہے؟ وہ کم ہے. اب کویسچن یہ ہے کس وجہ سے ہوتا ہے؟ تو فاسفورس، سلفر، پوٹاشیم، ان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ سٹنٹڈ گروتھ. تو بیٹا اس لیکچر میں بہت سارے ایم سی کیوز اس سے آ سکتے ہیں، لائک نیوٹرینٹس کی کلاسیفیکیشن دیکھ لیں، نیوٹرینٹس کی اویلیبلٹی دیکھ لیں، پی ایچ کے ریلیشنز دیکھ لیں، کلوروسس، نیکروسس، سٹنٹڈ گروتھ کس وجہ سے یہ اس میں ڈیفیشنسی ڈیزیزز ہوتے ہیں. دس از آل اباؤٹ plant nutrition and different type of nutrients in plant. In the next lecture we are going to talk about carnivorous plants. اب ایک چیز ادھر سیکھ لیں، یاد کریں، طریقہ آپ نے یہ اپنانا ہے NMDK پریپریشن کے لیے. بکس تینوں آپ نے ریڈ کرنی ہے، ایک بھی لفظ نہیں چھوڑنا. اور ٹاپک یہاں سے جب آپ دیکھیں گے تو اس میں تینوں بکس کا نچوڑ آپ کو ملے گا. تو جب ٹاپک دیکھ کے آپ پھر بک ریڈ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آسانی ہوگی. کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ٹاپکس میں صرف نیم لکھے ہوتے ہیں، اس کو ایکسپلین نہیں کیا ہوتا، تو وہ چیزیں یہاں پہ ایکسپلین ہو جاتی ہے. کلیئر ہے یہ کنسیپٹ؟ اس کے بعد آپ نے لیکچر کے ڈسکرپشن میں جا کے پریکٹس ٹیسٹ کا لنک اوپن کرنا ہے، اور اس پہ جو ایم سی کیوز ہے، کبھی بھی لیکچر سے بک ریڈ کرنے سے پہلے وہ ٹیسٹ اٹیمپٹ نہ کریں. جب آپ وہ ٹیسٹ اٹیمپٹ کر لیں اور سبمٹ کا بٹن دبائیں تو ایک تو آٹومیٹیکلی سکور آ جائے گا، رائٹ اینڈ رانگ، کتنے آپ نے ٹیک کیے ہیں، کتنے غلط کیے ہیں. پھر ڈائریکٹ آپ کے سامنے ایک دوسرا لنک آئے گا، اس پہ کلک کریں گے تو وہ اس پریکٹس ٹیسٹ کی ایکسپلینیشن ہوگی، جو ایم سی کیوز آپ نے اٹیمپٹ کیے وہ ایکسپلین ہوگے. تو اس ایکسپلینیشن کا فائدہ یہ ہوگا دیکھنے کا، سننے کا، کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا کویسچن میں نے کس وجہ سے غلط کیا ہے، تو نیکسٹ ٹائم آپ وہ غلطی نہیں کریں گے. ملتے ہیں ایک اور لیکچر میں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.